नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं और जो लास्ट टॉपिक आप स्टार्ट कर चुके थे व्यक्तिक विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे उसकी विधियों के बारे में, यानी कि व्यक्तिक विभिन्नता जानने की विधियां कौन कौन सी है। मान लीजिए एज आप टीचर आपको व्यक्तिक विभिन्नताओं को जानना है, तो आप व्यक्तिक विभिन्नता जानने के लिए यानी कि बच्चों में जो डिफरेंस है उसको जानने के लिए आप कौन कौन सी विधियां यूज करेंगे और इसका यूज आप क्यों करेंगे, इसका क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नता का क्या महत्व होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्यक्तिक विभिन्नता जानने की विधियां, और इसको भी सीखते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता को हम किस तरीके से जान सकते हैं और उनको जानने के लिए कौन कौन सी विधियां हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम व्यक्तिक विभिन्नताओं जानने की विधियां आपके सामने निम्नलिखित है, जिसमें आप सबसे पहले जानेंगे बुद्धि परीक्षण। यानी बुद्धि परीक्षण के आधार पर आप व्यक्तिक विभिन्नता कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पता होगा कि जो बुद्धि परीक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्वप्रथम किसने दिया है, तो आपके बेने साहब ने दिया है। अगर आपने बुद्धि से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर यूपी टेट के सेक्शंस में, यूपी टेट की प्लेलिस्ट आपके लिए है, उसमें आप जाकर बुद्धि से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी यूपी टेट सी टेट में वहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में आपको बता रखा है कि बुद्धि वास्तव में होता क्या है, बुद्धि होती क्या है, और बुद्धि से रिलेटेड कौन कौन से परीक्षण किए गए, बुद्धि कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया, कब दिया गया, और उसके बाद बुद्धि से रिलेटेड कितने सिद्धांत हमें पढ़ने होते हैं जहां से हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो वो डिटेल में मैंने आपको बता रखा है, बट मैं यहाँ पर बता दूं, यदि आप व्यक्तिक विभिन्नताओं को जानना चाहते हैं यानी व्यक्तिक विभिन्नताएं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक मेथड यूज कर सकते हैं, एक विधि का आप उपयोग कर सकते हैं जिसका नाम है बुद्धि परीक्षण। और बुद्धि परीक्षण के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं, IQ इक्वल टू होता है MA/CA, और इनटू में होता है 100। ठीक, तो इस तरीके से आप बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप बच्चों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को जानना चाहते हैं, तो आप किन्हीं बच्चों का जो है IQ टेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको उस बच्चे का MA पता होना चाहिए, उस बच्चे का CA पता होना चाहिए। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बुद्धि परीक्षण करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और पॉइंट आता है जहां से आप व्यक्तिक विभिन्नताओं को जान सकते हैं, वो है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण का मतलब स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप टेस्ट लेते हैं बच्चों का। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उस पर आधारित आपने टेस्ट आयोजित किया और आपने टेस्ट ले लिया, तो टेस्ट के आधार पर हर एक बच्चे के जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनके रिजल्ट अलग अलग होंगे, तो उसके आधार पर जो उनकी उपलब्धि है उसके आधार पर भी आप व्यक्तिगत विभिन्नताएं कर सकते हैं, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स व्यक्तिगत विभिन्नता की संवेग परीक्षण। यानी संवेग परीक्षण आप इमोशन टेस्ट भी कर सकते हैं। इमोशन टेस्ट के लिए भी ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लीजिए आप कुछ बच्चों को किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित करते हैं और वो बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ बच्चे एक्साइटेड नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस में चेंजेस होते हैं, जिस वजह से आप इमोशन परीक्षण कर कर भी आप उनकी व्यक्तिक विभिन्नताओं को जान सकते हैं कि किस बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। कुछ बच्चे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कुछ बच्चे खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो आप एक खेल का आयोजन करके भी आप बच्चों के जो इमोशंस है उसको चेकआउट कर सकते हैं, और उसके आधार पर भी आप बता सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कौन कौन से बच्चों में किस किस प्रकार की जागरूकता है। ठीक, नेक्स्ट है यानी कि किस किस बच्चे का संवेग किस किस टाइप का होता है, इस चीज को भी आप जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने की, वो है अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण का मतलब ही वही होता है कि आप बच्चे की क्षमता जांचना चाहते हैं, और क्षमता जांचने के लिए आप उनके सामने कुछ चैलेंजेस रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप उनके सामने कुछ भी चैलेंजेस रख सकते हैं कि भाई ये 100 मीटर का जो रेस है, इस रेस को कौन
बहुत जल्दी कवर अप कर लेगा, या कौन सा बच्चा क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, या किसकी बॉलिंग स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो इस तरीके से भी आप उनकी क्षमता, या कौन सा बच्चा कौन कौन से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा पढ़ने में भी तेज है और खेलने में भी तेज है, क्रिकेट में भी तेज है, फुटबॉल में भी तेज है और हॉकी में भी तेज है, या फिर पढ़ने में भी इंटरेस्टेड है। तो उस आधार पर भी आप अलग अलग टेस्ट आयोजित करके भी आप उनकी क्षमताओं को जांच सकते हैं। उसमें भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे पढ़ने में तेज है वो खेलने में तेज नहीं होंगे। हो सकता है कुछ बच्चे आपको ऐसे भी मिल जाए जो पढ़ने में भी तेज है और वो खेल में भी तेज है और हर काम में वो एक्सपर्ट ही होते हैं। तो ऐसे भी आप अभिक्षमता परीक्षण के आधार पर भी व्यक्ति की विभिन्नताओं को जान सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आपके अभिरुचि परीक्षण। यानी अभिरुचि का मतलब भी वही होता है कि आप बच्चों के इंटरेस्ट को जानना चाहते हैं, आप उनके इंटरेस्ट को जानकर भी उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि कुछ बच्चे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, वो स्पोर्ट्स में, तो कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट में, उनके रुचि में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर भी आप व्यक्तिगत विभिन्नताएं कर सकते हैं। और लास्ट स्टूडेंट है आपका व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण का मतलब होता है जैसे कि आप पर्सनैलिटी चेकआउट करते हैं, तो पर्सनैलिटी चेकआउट करके भी आप बच्चों में क्या कर सकते हैं, डिफरेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आप बच्चे को कहीं पर टूर पर ले जाते हैं और टूर पर ले जाने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वहाँ के दूसरे लोगों के साथ, जो नए लोग हैं उनके साथ भी घुल मिल जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टूर में जाकर सिर्फ घूमते हैं और आकर अपने ट्रांसपोर्ट में बैठ जाते हैं, या बसेस में, या फिर अपना जो रुकने का आपने स्टेबल किया वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है उनके व्यक्तित्व, यानी कि कौन सा बच्चा उभयमुखी है, कौन सा बच्चा बहिर्मुखी स्वभाव का है, कौन सा बच्चा अंतर्मुखी स्वभाव का है, इस तरीके से भी आप उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति विभिन्नताओं को जानने की विधियां हैं, जिनके आधार पर आप एक आयोजन कर कर इस एक्सपेरिमेंट को आयोजित करके आप जो है उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता को जान सकते हैं। ये कुछ मुख्य विधियां हैं जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नता की विधियां नहीं हैं, और ऑप्शन होगा बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, संवेग परीक्षण, और तीसरा हो जाएगा अभिप्रेरणा परीक्षण। तो देखिए अभिप्रेरणा का परीक्षण नहीं करते, आप बुद्धि का परीक्षण कर सकते, आप उपलब्धि का परीक्षण कर सकते, आप संवेग का भी परीक्षण कर सकते, बट क्या आप अभिप्रेरणा का परीक्षण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभिप्रेरणा एक अलग चीज है, उसका आप परीक्षण नहीं करते, आप अभिप्रेरणा देते हैं और उससे बच्चे की जो स्पीड है, यानी कि उसमें जो उसकी चलने की या उसकी जो स्वाभाविक गति है उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो जाता है, और उस बच्चे का जो कार्य करने की क्षमता है वो और ज़्यादा तेजी से करने लगते। तो उसी को हम अभिप्रेरणा कहते हैं, लेकिन अभिप्रेरणा का आप कोई परीक्षण नहीं कर सकते। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एग्जामिनर आपको अलग अलग चीज़ों में कंफ्यूज करता है और इस तरीके से वो आपके लिए प्रश्न बना सकते हैं, जिसके लिए कुछ आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने की विधियां हैं, जो इंपॉर्टेंट विधियां हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता है वो क्या है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या रोल है, इसको हमें जानना है। क्योंकि इस टॉपिक को हम एजुकेशन के फील्ड में, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, ठीक, तो आप सुपर टेट के दौरान या फिर आप सी टेट या फिर आप यूपी टेट के दौरान इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में एज अ रोल आपका, आप एज अ टीचर आप व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, तो इसको जानना भी आपको ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता का निम्न महत्व है। देखिए आपने अभी तक जो भी व्यक्तिगत विभिन्नता को जाना है, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों को जाना है, या व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों को जाना है, या फिर आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने के लिए कौन कौन सी विधियां आप उपयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि आपने उस चीज़ के थ्रू आप व्यक्तिगत विभिन्नता को जान सकते हैं। बट व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा के क्षेत्र में क्या रोल होता है, क्या इसका महत्व है, इसको जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए इसमें हम फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ते हैं वो है शिक्षा का स्वरूप।
यानी शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, यानी आप जो व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ते हैं तो उसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या रूप है, इसको जानना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा कि शिक्षा का जो स्वरूप है वो आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है। यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान है ना, जो आप ज्ञान ले रहे हैं शिक्षक, उनका विद्यालय प्रबंधक को कक्षा के वर्गीकरण में, यानी कि जब आप कक्षा को डिवाइड करना चाहेंगे, कक्षा को वर्गीकृत करेंगे, कुछ कक्षाएं आपकी होंगी जिसमें आपके पास 40 बच्चे होंगे, कुछ में 45 बच्चे होंगे, कुछ में 30 बच्चे होंगे। तो यदि आप कक्षा का वर्गीकरण करना चाहते हैं तो वहां पर आपको हेल्प करने वाले हैं, यदि आप टीचर हैं या फिर यदि आप विद्यालय के प्रबंधक हैं, मैनेजमेंट है, तो आपको ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि किन बच्चों को आपको रखना है और कक्षा की जो क्षमता है, यानी कि कक्षा में जो बच्चों की संख्या है वो किस कक्षा में कितने बच्चे होने चाहिए, ताकि उन बच्चों पर टीचर सही तरीके से ध्यान रख पाएगा और उनका उचित तरीके से डेवलपमेंट कर पाएगा। क्योंकि ये देखा जाता है स्टूडेंट्स कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आईक्यू लेवल में बहुत लो होते हैं, और यदि उनकी संख्या को बढ़ा देंगे तो उस क्लास का डेवलपमेंट टीचर सही तरीके से नहीं कर पाता। इसका रीज़न ये होता है कि स्टूडेंट्स, क्योंकि जो बच्चे मेंटली या फिर जिनका आईक्यू लेवल लो होता है, उन बच्चे को सिखाने के लिए टीचर को ज़्यादा समय देना होता है, और ज़्यादा समय जब आप देंगे और कक्षा का आकार भी बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, तो उस कक्षा में जो टीचर है वो ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि एक क्लास का जो एक टाइम पीरियड होता है वो 40 मिनट का, 45 मिनट मैक्सिमम हो सकता है। वहाँ पर आप 1 आवर का भी ले सकते हैं, बट 1 आवर में अगर आपके पास सारे बच्चे जो आईक्यू लेवल में लो है, यदि ऐसे टाइप बच्चे हैं, तो उसमें टीचर को सारे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो इस वजह से उस क्लास का डेवलपमेंट उचित तरीके से शिक्षक नहीं कर पाते। इसीलिए आपको ध्यान रखना होता है कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट है और कितने बच्चे हैं जो आईक्यू लेवल जिनका लो है, और उनको किन किन के साथ बिठाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में आपको व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसीलिए आयोग ने आपके लिए इस टॉपिक को रखा है आपके सिलेबस में, ताकि इस चीज़ को आप पढ़ें और आप इस चीज़ को जानें, ताकि आप अपने व्यवहार को आने वाले समय में जो भी माहौल होगा उसमें आप इम्प्लीमेंट कर पाएं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इसी में ही आपके व्यक्तिगत विभिन्नता में, कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं प्रदर्शित करते हैं। अतः एक शिक्षक को सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। यानी इसीलिए जब आप शिक्षार्थी, आपके जो बच्चे होंगे वो तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रदर्शित करेंगे, बट एक शिक्षक को सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध करना चाहिए। यानी कि जो एक शिक्षक को सीखने के जो अलग अलग अनुभव है उसको उपलब्ध करना चाहिए, क्योंकि सीखने के जब आप अलग अलग माहौल को उपलब्ध कराएंगे, उन बच्चों के सामने रखेंगे, तो उस बच्चे उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस चीज़ को जानेंगे तभी आप उन बच्चों के लिए अलग अलग अनुभव को उन बच्चों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इसी में शिक्षा के स्वरूप में, और वो है कक्षा का आकार तय करने में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान विशेष सहायक होता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि एज अ टीचर, मान लीजिए आप व्यक्तिगत विभिन्नता को इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आपकी कक्षा का जो आकार है वो कितना रखना चाहिए, आपकी कक्षा में किस किस तरीके के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो एवरेज स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे हैं जो गिफ्टेड हैं, और कितने बच्चे हैं जो लो आईक्यू के हैं। तो उस हिसाब से आपको कक्षा का आकार मेंटेन करना होता है। इसी आधार पर, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 बच्चे एवरेज हैं, 20 बच्चे एवरेज हैं, 5 बच्चे प्रतिभाशाली हैं और 10 बच्चे मंदबुद्धि हैं। तो इस तरीके से आप 35 बच्चों की एक कक्षा को मैनेज कर सकते हैं। बट वहीं पर अगर मैं आपको 20 बच्चे एवरेज और 30 बच्चे मंदबुद्धि के दे दूंगा, या फिर 5 बच्चे एवरेज दे दूंगा और 20 बच्चे मंदबुद्धि के दे दूंगा, तो उस कक्षा को आप मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो 20 बच्चे आईक्यू लेवल में जो लो है, उन बच्चों को आपको समय ज़्यादा देना होगा, उन बच्चों के पास जाना होगा, उनकी प्रॉब्लम्स को जानना होगा। तो एक टीचर के लिए
उसकी कक्षा का आकार यानी कि उसकी कक्षा के आकार को तय करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कक्षा बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो और आप उस कक्षा के बच्चों का सही तरीके से डेवलपमेंट ना कर पाए। इसीलिए आपको इस टॉपिक को पढ़ना होता है और आयोग ने भी आपको इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए दिया है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कक्षा का आकार तय करने में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान विशेष सहायक होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, लास्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर डालता है। यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सिद्धांत यानी कि जो नियम है व्यक्तिगत विभिन्नता का, ये व्यक्तिगत परीक्षण यानी कि जो पर्सनल टेस्ट होता है इस पर अधिक जोर डालता है। इसके अनुसार बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि जैसे कि बच्चों के जो व्यक्तिगत परीक्षण है उस पर जोर तो डालता ही है, इसके अनुसार बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर यानी कि उस कक्षा में जो भी बच्चे हैं उनकी आवश्यकता क्या है, इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। देखिए स्टूडेंट्स, जो आप ये व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक पढ़ रहे हैं और जो आप व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत पढ़ते हैं, सिद्धांत का मतलब नियम होता है और व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब आप जानते हैं कि हर एक बच्चे की जो सीखने की हर एक चीज हर एक बच्चे की यानी कोई भी आप दो व्यक्ति लेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ आपको अंतर देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब आपको ये चीज पहले पता होनी चाहिए कि हर एक बच्चे की जो सीखने की गति है वो अलग अलग है। हो सकता है कि आपकी कक्षा में आप किसी चीज को समझा रहे हैं और वो एक बच्चा बहुत जल्दी आपकी बात एक बार में वो समझ जाता है। एक बच्चा ऐसा भी है जो आप 10 बार भी कह लेंगे तो वो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो इस चीज को आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब आप इस चीज को जानेंगे तो कौन से बच्चे में किस प्रकार की आवश्यकता है, किस बच्चे को ज्यादा समझाने की जरूरत है, किस बच्चे को कम समझाने की जरूरत है, किस बच्चे को इतना ही सफिशिएंट है बताने से वो चीजों को समझ जाएगा, इन सब चीजों के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। जब आपके पास इस तरीके की जानकारी होगी तो आप शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित कर पाएंगे और आप उन बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। इसीलिए आप इस टॉपिक को इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आयोग चाहती है कि आप इस चीज को डिटेल में पढ़ें, इस चीज को समझें, इस चीज को फील करें, ताकि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो और वही व्यवहार आप अपनी कक्षा में इम्प्लीमेंट करें और उन बच्चों का ओवरऑल मैक्सिमम डेवलपमेंट जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना आप कर पाएं। आई होप आपको शिक्षा का स्वरूप क्लियर हो गया होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम व्यक्तिगत विभिन्नता को क्यों पढ़ते हैं। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता का निम्न महत्व है, मतलब आप शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता को इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि आपकी जो कक्षा है उसमें आप बच्चों में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है और ये बच्चा बहुत ज़्यादा डल है या फिर ये बहुत ज़्यादा लो है, इसीलिए आप व्यक्तिगत विभिन्नता को नहीं पढ़ते। इस व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ने के पीछे आपका जो इम्प्लीमेंट है वो कहाँ पर करना है, आपको शिक्षा के स्वरूप में करना है और दूसरा होता है पाठ्यक्रम के निर्धारण में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके इसी में शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता के निम्न महत्व में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और ये दूसरा पॉइंट है। फर्स्ट था आपके शिक्षा का स्वरूप और दूसरा है पाठ्यक्रम का निर्धारण। या पाठ्यक्रम का निर्धारण किस तरीके से करेंगे, यानी आपने जो व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ा है तो इसका यूज आप करिकुलम तैयार करने में करेंगे। करिकुलम को आपको किस तरीके से सेट करना है, उसका निर्धारण किस तरीके से करना है, तो इस चीज के बारे में आपके पास नॉलेज होगी। तो देखिए पाठ्यक्रम के निर्धारण में फर्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं विकास में भी व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रमुख भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है कि आप जो व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक को पढ़कर आए हैं ये पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं विकास में भी बहुत ज्यादा अहम है इसकी भूमिका। ठीक है, बालकों की आयु, कक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग प्रकार की पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि आप व्यक्तिगत विभिन्नता को इसलिए पढ़ रहे हैं कि बालकों की जो आयु है और कक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग प्रकार की पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। यानी कि जब अलग अलग कक्षाएं होंगी तो उनका जो करिकुलम होगा यानी कि उनका जो सिलेबस होगा वो भी अलग अलग होगा। बालकों की आयु के अनुसार आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा 5 या 6 वर्ष का है और आप उसे जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब आपके सामने बच्चा होगा छोटा, उसका अभी तक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाया है और आप उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली चीज़ों को पढ़ाएंगे तो उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। हो सकता है वो बच्चा डिमोटिवेटेड हो जाए एजुकेशन को लेकर और वो कभी दोबारा कक्षा में ना आए।
ठीक, क्योंकि उसे कोई भी चीज समझ नहीं आएंगे। तो इसका मतलब बालकों की आयु के अनुसार, यानी कि बालकों की आयु और कक्षा को ध्यान में रखकर, कक्षा में किस किस प्रकार के बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर ही उसके पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। और यह चीज आप तभी कर सकते हैं जब आप व्यक्तिगत विभिन्नता को डिटेल में पढ़ते हैं एवं उन्हें अलग प्रकार से लागू किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि आप व्यक्तिगत विभिन्नता को इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप बच्चों की आयु के अनुसार और कक्षा के वातावरण के अनुसार आप उनके लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं और उनका अलग तरीके से आप उनको लागू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, बालकों के निर्देशन में भी व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेष भूमिका होती है। निर्देशन का मतलब यही है स्टूडेंट्स कि आप बच्चे को गाइड करने वाले हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में वीक होते हैं, तो हो सकता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा है जो मैथ में थोड़ा वीक है, यानी कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाता और आप उस बच्चे को गाइड कर रहे हैं कि आप जो है बीटेक कीजिए, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो पाएगा। वो बच्चा अगर बीटेक करने गया भी तो उसका सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए एज अ टीचर आपका रोल है कि आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं उनकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनकी काबिलियत किस चीज़ में, उनकी अभिक्षमता किस चीज़ में, उस चीज़ में आप गाइड करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे इंडियन कैप्टन है वर्तमान में विराट कोहली, जो विराट कोहली थे उनके अध्यापक अगर उन्हें बीटेक करने की सलाह देते या फिर उनको डॉक्टर बनने की सलाह देते तो शायद आज विराट कोहली इस पोजीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता और विश्व स्तर पर भारत को भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो इसीलिए एज अ टीचर आपका रोल बहुत अहम हो जाता है कि आपको किस बच्चे को किस चीज़ में गाइड करने हैं। मान लीजिए अगर कोई बच्चा आपके स्कूल में स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे है तो आप उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई में वो ज़्यादा अच्छा नहीं है बट स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, तो आप उस बच्चे को सही मार्गदर्शन करें, आप उस बच्चे को सही निर्देशन दें ताकि वो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इसी में ही और लास्ट पॉइंट है आपके इसमें कि व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों को बालकों के शारीरिक दोषों को समझने में सहायता प्रदान करता है एवं उसे ध्यान में रखते हुए वे उन बच्चों के लिए विशेष प्रकार की कक्षा की व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल सही बात है और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान है एज अ टीचर आपको बालकों की जो शारीरिक दोष होते हैं, यानी कि जो बालकों में जो शारीरिक दोष होते हैं उनको समझने में भी सहायता प्रदान करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शारीरिक दोषों से पीड़ित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके सेंसेस, जो 5 इंद्रियां होती है हमारे पास, वो पांचों के पांचों इंद्रियां एक्टिव नहीं हैं। कुछ बच्चे जैसे कुछ होते हैं जैसे कम सुनाई देता है या फिर किसी की जो दृष्टि क्षमता है वो कम है, यानी कि थोड़ा लो विजन वाले हैं। तो ऐसे बच्चे फिजिकली जो है वो शारीरिक दोषों से ग्रसित है और यदि आप एज अ टीचर आप चीज़ों को जानते हैं कि ये बच्चे शारीरिक दोषों से ग्रसित है तो आप उस बच्चे के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए उसके लिए जो है हियरिंग मशीन्स प्रोवाइड करा सकते हैं या उस बच्चे की जो लो विजन है उसको आप फर्स्ट रो में बिठा सकते हैं। तो इस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता का जो ज्ञान है वो शिक्षकों को कहाँ पर मदद करते हैं, वो उस चीज़ पे मदद करते हैं कि आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं वो अगर शारीरिक दोषों से ग्रसित है तो उनको समझने में भी आपको हेल्प करते हैं और उस चीज़ को ध्यान में रखकर आप उन बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो बच्चा लो विजन का यानी कि जिसे थोड़ा कम दिखाई देता है उसको आपको दूर ना बिठाकर उसे फर्स्ट रो में बिठाइए ताकि वो सारी चीज़ों को प्रॉपर देख सके, यानी कि सही तरीके से स्पष्ट देख सके। या फिर अगर किसी को थोड़ा कम सुनाई देता है तो उसे आप फर्स्ट रो में बिठाइए तो आपकी आवाज़ को सही तरीके से सुन पाए और उसका सही तरीके से डेवलपमेंट हो पाए। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, इनका इम्प्लीमेंट करने के लिए ही आपको इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ना होता है, जिनको हम CDP के अंतर्गत पढ़ते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और आयोग ने भी आपको इस पॉइंट को, इस टॉपिक को इसलिए पढ़ने के लिए दिया है ताकि आप इस चीज़ को पढ़ें, इसको जानें, इसको समझें। समझने के बाद आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करें और उन व्यवहार के साथ आप जिस भी स्कूल में जाए, जिस भी कक्षा में जाए, उन बच्चों के साथ उन व्यवहारों को उपयोग करें ताकि उन बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट
हो पाए। यही आयोग की मनोदशा है, उनकी सोच है, जिसको आपको जानना चाहिए। यदि आप इस चीज़ को जितना जल्दी जान पाएंगे, जितना जल्दी फील कर पाएंगे, जितने जल्दी अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस है आपके इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को ठीक करने की। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। इनसे रिलेटेड नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है इस टॉपिक पर आधारित, उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए जब भी मैं बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।